आज हम लोग इक्विलिब्रियम के सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इसे आयोनिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है और अभी जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। थोड़ा सा पार्ट जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग केसी लिखे हैं, केपी लिखे हैं, उसका थोड़ा जरूरत पड़ेगा यहाँ पर आयोनिक इक्विलिब्रियम में। अदरवाइज बाकी बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है। कई बुक में तो आपको ये अलग चैप्टर्स ही मिलेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम सेकंड करके। इसमें सबसे पहले हम लोग वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करते हैं। वैसे बुक में अगर रीडिंग आप डाले होंगे तो डायरेक्ट आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट और लिविस कंसेप्ट से स्टार्ट किया। हम लोग पहले थोड़ा सा क्लासिकल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट यानी कि जो नीचे क्लासेस में आप पढ़े, जो पहले लोग यूज किया करते थे, उनके बारे में। जैसे क्लासिकल कंसेप्ट में पहले आया टेस्ट को लेकर कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जिनका सावर टेस्ट होता है उन्हें एसिड कहा जाता है और जिनका बीटर टेस्ट होता है उन्हें बेस कहा जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्ट करोगे, केमिकल सब्सटेंस की जगह पर इसे एडिबल सब्सटेंस कहा जाना चाहिए, क्योंकि सारे केमिकल सब्सटेंस को आप टेस्ट नहीं कर सकते लैब में, तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस टॉक्सिक नेचर का है, कौन सा कोरोसिव नेचर का है, तो टेस्ट करने पर आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ फूड कंपोनेंट को क्लासिफाई करने के लिए उसका हम लोग टेस्ट लेते हैं। यानी जो फूड कंपोनेंट खाने पर सावर टेस्ट देता है, चखने पर सावर टेस्ट देता है, इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर, और जिसका बीटर टेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। केमिकल सब्सटेंस में यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर लैब में आप जा रहे हैं तो वहां पर हम लोग लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन यूज करते हैं, यानी कि लिटमस टेस्ट के अनुसार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यानी एसिड के केस में रेड कलर का अपीयरेंस होता है और बेस के केस में ब्लू कलर का अपीयरेंस होता है। यानी आप अगर गए होंगे अंडर 10th क्लास में पढ़े होंगे, लैब में गए होंगे आप, तो वहां आपको लिटमस पेपर दिया गया होगा। रेड लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है, और उस लिटमस पेपर का यूज करते हैं हम लोग। कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ब्लू को डिप किए, अगर वो ब्लू ही रह गया तो दो ऑप्शन हो सकता है कि या तो वो बेस होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल चेंज नहीं करता है। अब रेड को डिप करेंगे, अगर रेड ही रह गया इसका मतलब वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर रेड को डाले और फिर वो ब्लू में कन्वर्ट कर गया तो इसका मतलब वो बेस है। यानी कि बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है। अंडर 10th क्लास में स्टूडेंट्स को याद कराने के लिए बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू का कंसेप्ट दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि देखो एसिड को खतरनाक माना जाता है, डेंजरस माना जाता है, और जो डेंजरस होता है उसके लिए रेड कलर यूज करते हैं हम लोग, लाल। तो एसिड को डेंजरस माना गया है, तो एसिड में ब्लू डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड डालोगे तो भी वो रेड ही रहेगा। तो अगर कोई एक याद रहा तो दूसरा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको कॉपी में किसी केमिकल सब्सटेंस का फार्मूला दे दिया गया तब आप कैसे निकालेंगे? लिटमस पेपर तो प्रैक्टिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी कई लिमिटेशन है इस मेथड्स के। कई वैसे केमिकल सब्सटेंस होंगे जो लिटमस टेस्ट नहीं देगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो उसके लिए हमें मॉडर्न कंसेप्ट का जरूरत पड़ा। तब यहाँ के बाद में आते हैं हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट पर, और इस मॉडर्न कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट, ARRHENIUS, आर्हेनियस कंसेप्ट। अभी आर्हेनियस कंसेप्ट क्या बताता है? ये बताता है द केमिकल सब्सटेंस which give H+ ion in aqueous solution is called an acid, while the chemical substance which give OH- ion in aqueous solution is called arrhenius base। क्योंकि आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से है, इसलिए इनके एसिड को आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस कहा जाता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर HCl को वाटर में डालते हैं तो ये आयोनाइज कर जाता है H++ Cl- में। नाइट्रिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो इन aqueous solution it ionizes as H plus NO3 minus। सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व कर आयोनाइज होकर ये देता है 2H plus SO4 2 minus। तो इन सब में हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ है, H प्लस का फॉर्मेशन हुआ है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, और ये चूंकि आर्हेनियस के कंसेप्ट के अनुसार से है इसलिए इन्हें आर्हेनियस एसिड कहा जाता है। और वैसे केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद में Na प्लस OH माइनस का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये आयोनाइज होकर K प्लस OH माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद Ca2 प्लस 2OH माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन सब में हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, OH का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इन्हें आर्हेनियस बेस कहा जाता है। ये हो गया आर्हेनियस बेस। तो अगर आपको आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस में क्लासिफाई करना हो तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो उसको आयोनाइज करो और देखो कि आयोनाइज करने पर अगर H प्लस बन रहा है तो वो एसिड होगा, और अगर OH माइनस बन रहा है तो वो बेस होगा। अब एक और खास बात, इसके डेफिनेशन आपको PDF में नजर आएगा, और डेफिनेशन के बाद में एग्जाम्पल आप इसको लिख दोगे। यानी कि आर्हेनियस एसिड के पास में इसको नोट कीजिएगा और आर्हेनियस बेस के पास में इसको नोट कीजिएगा। हम क्या बताने जा रहे हैं, अभी कई जगह पर आप देखोगे तो एसिड में वाटर भी यूज किया है। एक्चुअली कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में, ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, और ये H प्लस वाटर के साथ कंबाइन कर, H2O के साथ ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है, H3O प्लस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो कई जगह पर आप देखेंगे कि जैसे HCl लिखा है तो H प्लस Cl माइनस है, तो कई जगह पर इसी को इस तरीके से भी लिखा जाएगा HCl प्लस H2O, यानी कि वाटर में यह आयोनाइज कर रहा है, तो यह हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और साथ में क्लोराइड आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन की जगह पर हाइड्रोनियम आयन भी लिखा जाता है। लेकिन अभी भी अगर आप ये भी लिख रहे हो तो डेफिनेशन में ये गलत नहीं किया जाएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ज्यादा ऑथेंटिक ये है क्योंकि हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो नोट में इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा और करके यहाँ पर कि H प्लस H2O के साथ कंबाइन कर फॉर्मेशन कर लेता है हाइड्रोनियम आयन का, H3O प्लस का, इसलिए HCl की बजाय ये पार्ट हम लिख सकते हैं। ये था आर्हेनियस कंसेप्ट से रिलेटेड। सेकंड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पर आते हैं, इसे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट कहा जाता है। आर्हेनियस कंसेप्ट का लिमिटेशन था कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ वैसे भी एसिड और बेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे अमोनिया एक कॉमन बेस है, लेकिन NH3 के फार्मूला में कहीं OH नहीं है, तब तो आप आर्हेनियस के कंसेप्ट के अनुसार से इसे बेस नहीं कहेंगे। तब वहां पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट आया है। ये बताता है कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो प्रोटॉन डोनर है उन्हें एसिड कहा जाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। अब यहां पर प्रोटॉन का मतलब H प्लस से है, यानी हाइड्रोजन आयन न कह करके इसे प्रोटॉन कहा गया है। अब सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा गया। H प्लस को प्रोटॉन कहना क्या सही है। हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है। इसके फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, प्रोटॉन का नंबर 1 और न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका मतलब इसके पास में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है।
अब अगर ये हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब ये कन्वर्ट कर जाएगा हाइड्रोजन आयन, क्योंकि H प्लस का मतलब हुआ किसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब देखो इसके पास में ऑलरेडी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना बचा, 0। प्रोटॉन अनअफेक्टेड होता है यानी कि 1, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, तो इसको अगर आप रिमूव करोगे तो H प्लस के पास में सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसलिए H प्लस आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। तो जहां कहीं भी प्रोटॉन लिखा हुआ ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट में, तो प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन होता है। तो जो प्रोटॉन डेफिनेशन में आप H प्लस आयन नहीं लिखोगे तब तो आर्गेनियस कंसेप्ट हो गया। प्रोनाउंसिएशन करना है आपको यहाँ पे ब्रोंस्टेड एंड लॉरी जब स्पेशली पढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन बोलेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे, लेकिन जब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो P की जगह पर H प्लस यूज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जो प्रोटॉन डोनेट करता है उन्हें एसिड कहा जाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल बताते हैं आपको। अमोनिया का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, NH3 HCl के साथ रिएक्ट कर NH4 प्लस का फॉर्मेशन करता है और साथ में Cl माइनस बनता है। जिस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़े कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्टेंट साइड का होता है, प्रोडक्ट से सिर्फ कंपेयर करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि वो प्रोटॉन लूज किया या प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। अगर प्रोटॉन लूज किया तो वो एसिड, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो वो बेस कहा जाएगा। यहां NH3 था, ये कन्वर्ट किया है NH4 प्लस में, और HCl ये कन्वर्ट किया है Cl माइनस में। अब देखो यहां पर इसके पास NH3 था और अब ये NH4 हो गया, इसका मतलब इसमें H प्लस ऐड हुआ है, तो जहां ऐड किए हैं उन्हें बेस कहा जाएगा। यहां HCl का H प्लस बाहर निकल गया क्योंकि HCl ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो इसलिए HCl को हम लोग यहां पर एसिड कहेंगे। तो ये हो गया ब्रोंस्टेड एसिड और ये हो गया ब्रोंस्टेड बेस। अब इसी में एक स्टेप और आगे, एसिड के पार्ट को, यानी जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसे कंजुगेट बेस कहा जाता है, और बेस के पार्ट को कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो यहां पर NH3 का पार्ट है NH4 प्लस, तो ये बेस था, तो इन्हें कहा जाएगा कंजुगेट एसिड, कंजुगेट यानी उससे जुड़ा हुआ, और एसिड के इस पार्ट को कंजुगेट बेस कहा जाएगा। और इन्हीं को यानी एसिड और कंजुगेट बेस या बेस और कंजुगेट एसिड, इन दोनों को कलेक्टिवली कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। यानी कि NH3 बेस हुआ और NH4 प्लस उसका NH3 बेस हुआ और NH4 प्लस उसका कंजुगेट एसिड हुआ, तो ये बेस और ये कंजुगेट एसिड को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। H2O का रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है हाइड्रोनियम आयन का H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। अब फिर ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट यूज करो, देखो H2O कन्वर्ट किया है H3O प्लस में और HCl कन्वर्ट किया है Cl माइनस में। तो ये 2 हाइड्रोजन था और अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है। तो जो H प्लस यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उन्हें बेस कहा जाएगा, और HCl अपना प्रोटॉन लूज किया है इसलिए इन्हें एसिड कहा जाएगा। अब एसिड के इस पार्ट को हम लोग कंजुगेट बेस कहेंगे और बेस के इस पार्ट को कंजुगेट एसिड कहा जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, NH3 plus H2O, it give NH4 plus OH minus। यहां NH3 कन्वर्ट करा है NH4 प्लस में और H2O कन्वर्ट किया है OH माइनस में। तो NH3 NH4 प्लस में यानी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है उन्हें हम लोग बेस कहेंगे, और ये प्रोटॉन लूज कर रहा है तो इन्हें एसिड कहा जाएगा। बेस का ये पार्ट है तो इन्हें कंजुगेट एसिड, और एसिड का ये पार्ट है तो इन्हें कंजुगेट बेस कहा जाएगा।
तो ये एसिड बेस पेयर, ये और ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इन तीनों एग्जांपल में हम जो आपको स्पेशली दिखाना चाह रहे थे वो ये कि यहां देखो इस जगह पर भी H2O है और यहां पर भी H2O है। अगर हम लोग लिटमस टेस्ट करते हैं, पीएच टेस्ट करते हैं, तो लिटमस और पीएच टेस्ट के अनुसार से वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन ब्रॉन्सन एंड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार से वाटर बेस के रूप में भी काम कर रहा है और वाटर एसिड के रूप में भी काम कर रहा है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों रूप में काम करते हैं उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि H2O के एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो कर रहा है। एक और याद करो, हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़े थे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर रहा था। उसी तरह से यहाँ पर H2O एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और बेसिक नेचर भी शो कर रहा है। तो क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक सब्सटेंस, डिफाइन विद सुटेबल एग्जांपल। तो द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, और उसके एग्जांपल में H2O आ गया। अब इसे आप यहां से कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि वो क्यों एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा गया है। तो ब्रॉन्सन एंड लॉरी कंसेप्ट हम समझते हैं कि क्लियर हुआ होगा, डिफिनेशन पीडीएफ में दिया हुआ है, एग्जांपल आप यहां से नोट कर लीजिए। थर्ड कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्सन एंड लॉरी कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइंड कराते हैं। द केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution is called arrhenius acid, while the chemical substance which give OH minus ion in aqueous solution is called arrhenius base. Bronsted and Lowry concept. The chemical substance which can give proton, which donate proton during a chemical reaction, is called Bronsted acid, while the chemical substance which accept the pair of which accept the proton is called Bronsted base. Bronsted acid के पार्ट को कंजुगेट बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस के पार्ट को कंजुगेट एसिड कहा जाता है, एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। H2O like chemical substance called amphoteric substance because they can accept proton as well as lose proton, और उन्हें amphoteric substance कहा जाता है। लीविस कंसेप्ट बताता है, लीविस कंसेप्ट में आपको लीविस डॉट स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, यानी वैसे केमिकल सब्सटेंस जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन which can donate its pair of electron, उन्हें लीविस बेस कहा जाता है। और वैसे केमिकल सब्सटेंस जिनके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो, which can accept the pair of electron, उन्हें लीविस एसिड कहा जाता है। ये लीविस एसिड और लीविस बेस चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। चार्ज स्पेसिस को आइडेंटिफाई करना आसान है। लीविस एसिड उन्हें कहा जाता है जिनके पास में डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और लीविस बेस वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जिनके पास में ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और अगर चार्ज रहा तो उनके ऊपर में नेगेटिव है। तो चार्ज स्पेसिस तो पता चल जाएगा, पॉजिटिव है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब कमी हो गया, नेगेटिव है इसका मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले रखा है, किसी से लिया है तो अभी उसके पास में इलेक्ट्रॉन है, वो किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये लीविस बेस के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल स्पेसिस है तो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, हैविंग डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। लीविस बेस उन्हें कहा जाता है जो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पेसिस भी हो सकता है, हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो किसी को डोनेट कर सकता है। जैसे अगर चार्ज में कहा गया कि NH4 प्लस है, Cn माइनस है, H2O है और BH3 है, और आपको इसको क्लासिफाई करना है लीविस एसिड और लीविस बेस में। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो जो चार्ज स्पेसिस है वो तो पता चल गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एसिड हो गया, लीविस एसिड, या नेगेटिवली चार्ज है तो ये लीविस बेस हो गया। लेकिन इन दोनों के लिए आपको इसका लीविस स्ट्रक्चर लिखना होगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको डिटेल से बताए हैं। वाटर का अगर लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे
तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। BH3 के केस में बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बोरॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया, लेकिन बोरॉन के पास में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन था, तो इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर का डिफिशियंसी है, तो इन्हें कहा जाएगा लिविस एसिड। और इस वाटर के पास में 2-2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक भी होता ये किसी को दे सकता था, तो यहां तो 2 है, तो इन्हें लिविस बेस कहा जाएगा। अब देखो, वाटर के बारे में कहा जा सकता है कि एसिड है या बेस है, तो लिविस कंसेप्ट के अनुसार से ये बेस है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के कंसेप्ट के अनुसार से ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन डोनेट भी करता है। तो किसी एक के कंसेप्ट के अनुसार से कोई दूसरा सब्सटेंस न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, और किसी दूसरे में वो बेसिक भी हो सकता है। तो ये लिविस कंसेप्ट के अनुसार से था। तो आप एग्जांपल लिख लोगे तो चार्ज स्पेसिस को भी आप लिख लेंगे, और जैसे H2 और BH3 जैसा स्पेसिस है तो उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी आप चाहे तो डिटेल से भी लिख सकते हैं। H2O है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख करके कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ऑक्सीजन का लिखे और फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए। बस कंसेप्ट ये है कि अगर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब वो लिविस बेस, और अगर डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब वो लिविस एसिड होगा। कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बुक में देखेंगे तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी कई क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। कंसेप्चुअल पोर्शन है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, समझ में आएगा कि हाँ इसे सोल्व करेंगे, तो बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि किस तरीके से डिस्कस करते हैं। मान ली कि X कोई केमिकल सब्सटेंस है, ये कोई केमिकल सब्सटेंस है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट ये बताता है कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन लूज करते हैं, यानी कि अगर इस X में से प्रोटॉन को आप बाहर कर दिए, यानी कि यहां से आप H+ रिमूव कर रहे हैं, तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जहां से प्रोटॉन निकल सकता है, तब उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं। और यहां प्रोटॉन लूज करने के बाद जो पार्ट बचा रहता है उन्हें कंजुगेट बेस कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा पार्ट, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, यानी प्रोटॉन ले रहा है, तो अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तब उस कंडीशन में वो बेस के रूप में काम करेगा और इसलिए इस पार्ट को कंजुगेट एसिड कहा जाता है। यानी अगर किसी केमिकल सब्सटेंस से प्रोटॉन रिमूव कर दिए तो वो एसिड, और अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं तब वो बेस के रूप में काम करेगा और उसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन में ये 3 पोर्शन है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस और वो खुद केमिकल सब्सटेंस। तो इन तीनों में से कोई एक पार्ट दिए देगा और फिर दूसरा कहेगा आपको निकालने के लिए। जैसे अगर मान लिया कि हमें H2O दे दिया है और आपसे कहा गया कि इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस निकालो, तो बिल्कुल इत्मीनान से ये कंसेप्ट रखोगे। इसका कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है, तो इसका कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये खुद बेस के रूप में है, और जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें अगर आप प्रोटॉन ऐड करते हो, यहां पर भी देखो कि इसमें प्रोटॉन ऐड करना है, तो जब प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये H2O में एक H+ ऐड कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा H3O+ में, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था, तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर में पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर इसका कंजुगेट बेस निकालना है, इसका मतलब ये एसिड के रूप में काम कर रहा है, तो यहां से प्रोटॉन आपको रिमूव करना है, तो H2O से एक प्रोटॉन रिमूव कर दोगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा OH-। यहां पर H2O दिया हुआ था और ये दोनों पार्ट निकालना था। अब अगर मान लिया कि यही पार्ट दिया हुआ है, यहां ये पार्ट दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है HSO4-,
यहां दिया हुआ है, और इसके पीछे का पार्ट पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो अब यहां देखो, ये इसका कंजुगेट बेस दिया हुआ है, यानी कि इसका पीछे का पार्ट एसिड होगा। तो एसिड बेस से प्रोटॉन रिमूव करना है, तो किसमें से प्रोटॉन रिमूव करोगे? तो अगर ये फॉर्मेट याद है तुमको, तो इधर गए हैं तो एक H निकाल दिए, तो इधर आएंगे पीछे में तो एक H ऐड करेंगे, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा H2SO4 का, यानी इस जगह पर H2SO4 आ गया, तो HSO4 माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये कंसेप्ट आपको यूज करना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अमोनिया दिया हुआ है NH3, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो इसका मतलब अमोनिया बेस के रूप में काम कर रहा है। बेस उन्हें कहा जाता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो यहां प्रोटॉन ऐड करोगे तो ये NH4 प्लस के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है तो उसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस निकालने के लिए जो मेमोरेबल पार्ट है, जो ध्यान में रखना है, वो ये है, और ये डेफिनेशन पर बेस्ड है। जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार से वहां पर आप डाल दो। अगर कंजुगेट बेस पूछा जा रहा है तो इन सब में से प्रोटॉन रिमूव कर दिए, H2O से रिमूव कर दिए, तो जहां 2 हाइड्रोजन था वहां 1 आ गया, यहां 2 था तो यहां 1 आ गया। अगर कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है तो इन सब में प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, यहां प्रोटॉन ऐड किए तो H3O प्लस हो गया, यहां प्रोटॉन ऐड किए तो NH4 हुआ, यहां नहीं ऐड होगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड पहले सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाओगे और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाओगे। अगर कहीं डाउट रहा तो आप हमको मैसेज कीजिएगा कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम उसको सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ ये आपसे बन गया है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो आज यहीं तक।